And for this next session's moderation, I request Editor-in-Chief of NewsX, Rishabh Gulati, to please come on stage for this next, beg your pardon, Priya Sehgal, Editorial Director of NewsX, to please come on stage for the moderation of this next session. We, of course, have been waiting through the day for this much-awaited session of Nitin Gadkari ji. We are very appreciative of his time. And Priya, we hand the floor to you. Thank you, Uday. And thank you, Gadkari ji. So nice to meet you after so long. In fact, I must say you're one of the, I think, oldest ministers in this government in terms of experience. I remember meeting Gadkari ji during, I think, Vajpayee Day's time, and I think tab se ab se I have to first compliment you. You have achieved what I couldn't. You have managed to lose weight. I'm still stuck. Thank you, thank you. लेकिन गडकरी जी, I saw that आप आए थे, you came in your hydrogen car. आपने इनफैक्ट कहा भी है कि मैं डीजल एंड पेट्रोल कार्स में नहीं आता हूँ. सो दिस हाइड्रोजन कार का जो रेवोल्यूशन है उसको हम आम आदमी तक कैसे ले जाएंगे, एंड हाउ इज इट द हाइड्रोजन कार इन टर्म्स ऑफ अदर कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होती है. और सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि एयर पोल्यूशन के कारण हमारे यहाँ सब जगह हेल्थ के प्रॉब्लम है. दिल्ली में आपको पता है कि एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर है, और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस. और मुझे खुशी है कि मैं जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की बस, इलेक्ट्रिक की कार आ गई, और वो 200% उसमें राइज है. और अभी मैं जो गाड़ी में आया वो फ्लेक्स इंजन है, टोयोटो की गाड़ी है, इनोवा. ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स पूरी करती है, और इसमें 100% इथेनॉल पे चलती है. 60% बिजली तैयार करती है, 40% इथेनॉल. इथेनॉल का भाव 60 रुपीज़ लीटर है, पेट्रोल का 120 रुपये है. तो एवरेज के हिसाब से इसका 25 रुपीज़ लीटर पेट्रोल का भाव आता है. इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं. और ये गाड़ी अब टाटा, सुजुकी और टोयोटो तीनों भी फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं. टू व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, इनको भी इथेनॉल की गाड़ी आई है. और जिसके कारण हम पेट्रोल के बजाय इथेनॉल के पंप भी अब इंडियन ऑयल 400 पंप डाल रही है. तो देश में किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर ये चलेंगे. मेरी गाड़ी आपने देखी होगी, उसका पोल्यूशन 0, और हमारी रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी इससे अच्छी होगी. दूसरी बात जो हाइड्रोजन की आपने की, हाइड्रोजन ये फ्यूचर है. और मेरे गाड़ी का नाम है मिराई. मिराई मीन्स फ्यूचर. जापान में वर्ड है मिराई, फ्यूचर. जो हाइड्रोजन होता है कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो गंदे पानी से या बायोमास से या म्यूनिसिपल वेस्ट से सेग्रीगेट करके तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन. तो हम इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से जब पानी से हाइड्रोजन करते हैं तो 50 यूनिट बिजली लगती है. मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा हाइड्रोजन $1 पर केजी मिले. और ये अभी जो कचरा है म्यूनिसिपल वेस्ट, इसको सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल अलग करके उसको बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन तैयार करके उससे ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है. पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूलिंग स्टेशंस, इसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है. मेरी गाड़ी इंडियन ऑयल के फरीदाबाद के सेंटर से हाइड्रोजन भर के आती है. अभी देश में इसकी सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं बनते, पर इसमें काम शुरू है. अब हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस आ गई, पर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करना इसमें थोड़ी दिक्कत है. और हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ये भी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, पर फ्यूचर हाइड्रोजन है. और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आज हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं. ये परिस्थिति आने वाले 8-10 साल में बदलेगी, और हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश हम बनेंगे. थैंक यू सो मच. लेकिन while we are talking about the future and going ahead and clean fuel, अभी एक कंट्रोवर्सी आ गई है ओला स्कूटर्स को लेकर. तो हाउ आर वी हैंडलिंग दीज सिचुएशंस? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी नई बात आती है तो स्टार्टिंग में कुछ ट्रबल्स होती है. सरकार के रूल्स रेगुलेशन के ऊपर उस पर कार्रवाई होती है. अब मुझे बताइए कि दिल्ली में इतने इलेक्ट्रिक बसेस चल रही, इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रही, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चल रही, इलेक्ट्रिक कार चल रही, कोई प्रॉब्लम आया? कोई अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से
सरकार उसकी चिंता करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। In fact, I would also like to tell you and our viewers that NewsX, we have all our cars are electric vehicles. So we have also taken your example and moving on to the electric vehicles. But आगे बढ़ के there is a lot of criticism about the everybody's praising you for the roads. उसके लिए गडकरी, फुलकारी, they call you the highway man, the flyover man. लेकिन roads को लेके high toll tax के ऊपर बहुत people are unhappy. In fact, उस social media में वो videos भी बन रहे हैं कि टोल के नाम पे आपकी फोटो आती है, टैक्स के नाम पे निर्मला सीतारमन की फोटो आती है. तो who do we blame for the high toll tax? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं आपको बात बताऊंगा कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, और हमारी बजट में रिस्ट्रिक्शन है और इसलिए बजट के पैसे से हम लैंड एक्विजिशन करते हैं और कैपिटल मार्केट से पैसा खड़ा करते हैं, उसको 8.05% इंटरेस्ट देते हैं। और आजकल तो मैंने जो सर्विस क्लास के लोग इन्वेस्ट करे इसलिए मंथली इंटरेस्ट देता हूँ, तो ये ब्याज के पैसे वापस करने होंगे। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब मुंबई में मैं मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स बनाए। तब मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का समय बचता है, 7 घंटे का फ्यूल बचता है। और क्या ये इसकी कॉस्ट जो बचती है इसमें कुछ हम टोल देते क्योंकि हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं, मैं 1 जनवरी से आपको 2 घंटे में पहुँचाऊँगा, 2 घंटे। तो अब मुझे बताइए 7 घंटे आपकी गाड़ी कम चलेगी। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। अब कितने घंटे 14 घंटे लग रहे हैं। और एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से आप जाएंगे तो आपका फ्यूल में काफ़ी सेविंग होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर हम अच्छी सर्विस करेंगे, जैसे आपने ये 5 स्टार होटल है, इसमें आपने कार्यक्रम लिया तो इसका पैसा देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन था रामलीला मैदान का, आप और मैं 2 चेयर डाल के बैठ जाते, कार्यक्रम होता। तो कहीं ना कहीं हमें अगर जब अच्छी सर्विसेज देनी है तो थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। और निश्चित रूप से हम ये भी कोशिश करते हैं कि शहर के पास हो गए तो उनको पासेस देते हैं। अभी पहले हमारे यहाँ टोल पे खड़ा होना पड़ता था, हमने फास्टैग लाया, अब कोई रुकना नहीं पड़ता है, 99% पेनिट्रेट हुआ। अब सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं। What is that? तो ऐसा है कि आपके नंबर प्लेट जहाँ से आप एंट्री करोगे वहाँ से नंबर प्लेट का फ़ोटो निकलेगा और जहाँ से बाहर निकलोगे वहाँ से फ़ोटो निकलेगा, उतना ही पैसा टोल लगेगा, उसमें टोल काफ़ी कम हो जाएगा। अभी क्या हम 1-2 टोल के बीच में भले वो 25 किलोमीटर जाए पर 65 किलोमीटर का टोल लेते हैं, तो नेचुरली उसमें भी कुछ कमी होगा। फिर भी इस पॉलिसी में हम लगातार रिफॉर्म करते जा रहे हैं और कम से कम लोगों को कैसे चार्ज हो इसकी ज़रूर विचार करेंगे। सैटेलाइट सिस्टम से रोड चलान भी बढ़ेंगे क्या? देखिए आप मुझे Everybody is very worried. नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और मरने वालों में 18 से 34 वयोगट के तरुण लोग 60% है। और आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 30% एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं, और रेड सिग्नल होगा तो रुकते नहीं। कितने लोग मर रहे हैं, 3% जीडीपी का नुकसान हो रहा है। तो ये स्वाभाविक रूप से मुझे बताइए, हम लोग जब फॉरेन जाते हैं और चॉकलेट खाते हैं तो उसका जो वेस्ट पेपर होता है वो फेंकते नहीं, वो जेब में रखते हैं और फिर डस्टबिन में डालते हैं। वही भारतीय जब हिंदुस्तान में आते हैं तो चॉकलेट खा के फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमारे देश की समाज व्यवस्था को हमको सुधारना अगर होगा और एक्सीडेंट कम करने होंगे तो हमारी समस्या है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। ये जो विचित्र अवस्था है, इसमें लोगों को कम से कम सैनिटाइज करने के लिए हमने स्पीड के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोग इसका पालन करें, इसके लिए है, कोई वसूल करने के लिए, फाइन वसूल करने के लिए उद्देश्य नहीं है। You also had a thing on scrapping of 15-year-old cars. एक रूल तो बना है लेकिन कार्स उतनी जल्दी से आप लोग उठा नहीं पा रहे हैं, या there is a नहीं, अभी 60 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू है। अभी एक 15 दिन महीने भर पहले सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जो पुरानी कार स्क्रैप करेंगे
उसके ऊपर 2 से 3% नई कार जब लेंगे और सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो डिस्काउंट दिया है। और आप एक बात बताइए कि आज के 4 ट्रक जितना पोल्यूशन करते हैं वो 15 साल पहले का ट्रक उतना ही करता है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने एक स्कूटर ली थी बजाज की, तो मैं कहता था मेरे स्कूटर का एवरेज 32 किलोमीटर पर लीटर है, अब तो 90 किलोमीटर वाली स्कूटर है। तो टेक्नोलॉजी बदलती है, फ्यूल इफिशिएंसी होती है, प्रदूषण कम होता है, उससे पैसे बचते हैं। अभी LNG का ट्रक आया, उसकी तो 2 साल में कीमत वसूल होती है, क्योंकि 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 40 रुपये का LNG लगता है। CNG लोग ले रहे स्कूटर, अभी मैंने CNG की स्कूटर लॉन्च की पूना में, बजाज की मोटरसाइकिल, तो 1 किलोमीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल चलती है तो 2 रुपये 25 पैसे खर्चा आता है, और वो अगर CNG पे जाएगी तो 1 रुपये आता है। अब मुझे बताओ कि नई गाड़ी में जो फ्यूल इफिशिएंसी है उसमें कितना पैसा बचता है। अब मुझे बताओ 2 रुपये 25 पैसे किलोमीटर का खर्चा पेट्रोल मोटरसाइकिल का, और उसी कंपनी के CNG मोटरसाइकिल का 1 रुपये, तो महीने में कितनी बचत होगी। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में घूम रही तो 25 से 30 हज़ार खर्चा होगा, आप इलेक्ट्रिक की लो 3,000 रुपये से भी कम आएगा, आप CNG पे लो तो पैसा कम है, तो आपका सेविंग भी है, पोल्यूशन भी कम होगा, और विशेष रूप से मेंटेनेंस कॉस्ट भी एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ है। Which was the first car that you owned? If I remember correctly, आप पहले स्कूटर भी चलाते थे, 2-wheeler। हाँ, you began with that. मैं स्टूडेंट था तो स्कूटर चलाता था, 4 लोग बैठे थे और चौथा नंबर प्लेट पे हाथ रख के चलता था। वो दिन मुझे याद है, तब तो कोई समझता नहीं था इतना। There's come a long way. But I also want to tell our viewers कि गडकरी जी का YouTube channel was a big hit. I think COVID time पे आपके 4 लाख a month you used to earn from it. You were giving us all competition. तो अभी भी आपका सोशल मीडिया चैनल चल रहा है, और उसमें क्या क्या आप बातचीत करते हैं, फिर शेयर विद आवर व्यूअर्स। आपका कार्यक्रम होगा थोड़ी देर के बाद, वो जाएगा, तो वर्ल्ड में अभी मेरी 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 6 करोड़। हाँ, और मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता। मैं इतना मीडिया सेवी नहीं हूँ, पर आप तो प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पर अभी सोशल मीडिया भी बड़ी स्ट्रांग हुई है। तो कहीं भी कुछ भी बोलने के बाद पूरे वर्ल्ड में एक 2-4 घंटे में अमेरिका से फ़ोन आता है आपका भाषण सुना कर। तो ये नेचुरली, और मैं जनरली पॉलिटिक्स पे नहीं के बराबर बोलता हूँ। इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मेरे रुचि के विषय होते, उसी पे काम करता। तो अब लोगों को नए नए इनोवेटिव सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इसके कारण उसकी व्यूअरशिप मिलती है। एक और अगेन आई थिंक आई एम गेटिंग ओल्ड बिकॉज आई एम गोइंग वे बैक इनटू मेमोरी बैंक। एक और आई रिमेंबर डूइंग अ कैंपेन ट्रेल विद यू, और उसमें मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, तो उनमें से एक आपने कहा था तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। पर गडकरी जी, हैरान बहुत, वुड यू से दैट अ लॉट ऑफ योर कमेंट्स गेट अंडरस्टूड, सम अ लॉट गेट मिसअंडरस्टूड आल्सो, तो हैरान आप किस चीज़ से हैं? नहीं जी, वो सॉन्ग अच्छा है, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। आजकल वो रुद्राली का गुलजार साहब का गाना है ना, जो अपने भूपेन हजारिका जी ने जो गाया है, वो भी मैं संगीत सुनता हूँ। देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि तुम्हारे में दम है, तुम करो ना, सरकार के खिलाफ लिखो ना। मैंने जो बोला नहीं, मैंने बोला कि नाराज जिंदगी गाना, तो गडकरी नाराज है, वो नाराज क्यों है, फिर उनके मन में क्या है, वो किसके ऊपर नाराज है, ये दुनिया भर की बातें पूरी इररिलेवेंट है, इसका कोई संबंध नहीं। और कोई तो भी छोटा आदमी अपने वेबसाइट पर एक बात डाल देता है और बाकी लोग उठाकर उसको चलाते हैं, ये टोटली बेसलेस होता है। मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत समाधानी हूँ, और आई ऑलवेज बिलीव दैट द पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और आपको मैं बता दूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ, अनेक प्रोजेक्ट, साड़ियाँ बनाने से, कतरन से गालीचे बनाने से लेकर, बायोफ्यूल से लेकर ग्रीन पावर तक, मैं 2,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अलग अलग फार्मर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं उनमें काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। मैं कोई बिल्कुल खुश हूँ अपने जीवन में, आई एम वेरी मच हैप्पी। और मैं कारण न होते हुए इसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोग मजा लेते हैं। But Nitin Gadkari always makes news. That is, I have to say, they are very. जिसको जिस अभिनेत्री का फिल्म चलती है उसी पर गॉसिप लिखते हैं लोग। जो डब्बे में गई फिल्म, वो
बाद में उसका कोई जिक्र नहीं करते। अच्छा, हम आपके YouTube चैनल के लिए थोड़े से रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। वन इज़ ऑफ कोर्स कि आप दिल्ली में यू आर अ वेरी नोन फेस, बॉम्बे में भी आपके नोन फेस है, तो दिल्ली, मुंबई और नागपुर तीनों में से आपका फेवरेट अगर मैं पूछूं 1 2 3? नागपुर, नागपुर। जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है, वो शहर मुझे अच्छा लगता है। नागपुर का सबसे फेमस 3 चीज़ें क्या हैं? नागपुर में फेमस ही फेमस, अभी आपने 10 दिन अपार्ट फ्रॉम गडकरी, नितिन हाँ, गडकरी जी। अभी हमने एक ब्रिज बनाया, नीचे में नेशनल हाईवे, ऊपर में रेलवे का ब्रिज है, मुंबई कलकत्ता और दिल्ली मद्रास चेन्नई वाला, उसके ऊपर में मेट्रो है, और उसके ऊपर में मेट्रो, फिर रेलवे, नहीं फिर ब्रिज, फिर रेलवे और फिर रोड, ऐसे एक जगह 4 किए। और नागपुर में हमने एक ही पिलर पर ऐसे 4 जगह ब्रिज बनाए, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। फिर दूसरी बात नागपुर की है कि वी आर द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया जहाँ 24/7 वाटर सप्लाई है और 70% लोगों को 24 घंटा पानी मिलता है। वो पहला शहर है जो टॉयलेट का पानी हम बेचते हैं और उससे 300 करोड़ हमको मिलते हैं महाराष्ट्र सरकार को बेचकर। और अभी ऐसी 10-12 चीज़ें पर समय की कमी है, अच्छी बात बताऊंगा और वो देखने के लिए आप आइए। मैंने अभी NHI के बीच में 20 एकड़ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया है और वहाँ फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं। वो फल जो है वो केवल बर्ड्स खा सकते हैं, इंसान नहीं तोड़ सकता, और बहुत सुंदर बनाया। और वहाँ अलग अलग प्रकार के बर्ड्स भी अब है, और कोशिश है कि वर्ल्ड के बर्ड जो बाहर जाते हैं घूमते रहते वो वहाँ आए। और उसके बारे में हमने हमारे एरिया के बर्ड्स को भी, छोटे बच्चों के लिए एक सुंदर पार्क बनाया, तो वो भी नागपुर में पहली बार अच्छा बना। नागपुर में हमारे यहाँ 4% पॉपुलेशन दिव्यांग है। मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक दिव्यांग पार्क हमने बनाया जिसमें वाटर थेरेपी है, टच थेरेपी है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत अच्छा बनाया हुआ। ऐसे नागपुर ग्रीन सिटी है और बहुत सी और अनेक विशेषता है नागपुर में। हमने जो म्यूजिकल फाउंटेन बनाया वो तो वर्ल्ड में उसको रेटिंग मिला। वो उसका संगीत AR रहमान का है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की, अंग्रेजी अमिताभ बच्चन की, मराठी नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है, और रेवती करके तमिल तेलुगु कन्नड़ की फिल्म उसने बनाया। और उसमें 6 ऑस्कर विनर जो अवार्ड जिनको मिला उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनका बहुत अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन है, यूट्यूब पर देखिए। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं, वर्ल्ड में दुबई से अच्छा ऐसा लोगों ने कहा। और अभी हमने विवेकानंद जी के ऊपर भी लाइट एंड साउंड शो किया। तो मैं पैशन है, हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। You didn't mention नागपुर की मिठाई. You're not talking about food. I'm missing the old Gadkari ji. पहले when we used to go to a house, there was always something good to eat. अब डाइट फूड में पोहा में ही आप काम चला लेते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर आप लोग नागपुर आएंगे तो नागपुर का एक सावजी मटन है, इज वेरी पॉपुलर। और जो भी लोग आते हैं वो सावजी खाए बिना जाते नहीं वहाँ से। तो ये नागपुर की विशेषता है, उसका ब्रांडिंग हुआ है और सब लोग उसको पसंद करते हैं। आप कुक भी करते हैं? नहीं, ऐसा मैं कुक नहीं, मैं कोविड के समय जब समय था तो मैं वो यूट्यूब पे चैनल देख देख के बनाने लगा। अगर फिर आपका फेवरेट मतलब इफ ऐसे आज नो राजनीति, आज फिर आप क्या करेंगे पूरा दिन? व्हाट इज योर फेवरेट पास? मैं संगीत सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ। मेरे अपने देखो, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीता हूँ और ऑलवेज मैं एम एंजॉइंग माई लाइफ। मेरी फिलॉसफी ये है कि लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। खुश रहो और लोगों को खुश रखो और कुछ अच्छे काम करो। तो मैं अपने हिसाब से काम करते रहता हूँ। अब मैं आजकल मेरे अनुभव से जो मैंने गलती की कि मेरा वजन 135 किलो था, अब मैं 90 kg हूँ, मैंने 45 किलो कम किया है। अभी ये कोविड के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं आप सबको कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी टू योर ऑनेस्ट वेल्थ, एंड थर्ड प्रायोरिटी फिर आपको जो करना है करो। तो अब मैं पहली बार आज सुबह मैं फ्लाइट से आया 9 बजे की, तो भी सुबह उठकर 2 घंटे मैंने प्राणायाम एक्सरसाइज की और फिर मैं आया। अब मैं बड़ा इनडिसिप्लिन इरेगुलर था, यानी उसमें एक्सट्रीम लिमिट पर था।
अब मैं काफ़ी रेगुलर हुआ हूँ, इसका मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे चेहरे में ग्लो, मुझे अमिताभ जी 2 अक्टूबर को हम साथ रहते थे NDTV के प्रोग्राम में, तो मुझे हर बार कहते कि तुम्हारा भी इतना फ़र्क है, तुम 10 साल यंग लग रहे हो, क्या करते हो? मैंने कहा मैं अब रोज़ योगासन एक्सरसाइज करता हूँ और मैं प्राणायाम करता हूँ। तो मेरा सबको कहना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ एंड सेकंड टू योर ऑनेस्ट वेल्थ, और बाद में जो करना है करो। तो योर वाइफ प्रेफर्स द डिसिप्लिन गडकरी जी और द इनडिसिप्लिन गडकरी जी? वो क्या मुझे सुधार सकती है? मेरा स्वभाव पहले बहुत, क्योंकि मैं बहुत ग्रास रूट पे काम करता था, पार्टी के लिए दौरे करता था, 1-1 बजे ढाबे पे खाना खा लेता था, कभी समोसे खा के चल जाता था, खाना नहीं खाता था। तो उस समय एक नशा थी। देखो, कोई भी काम में एक नशा होती है। जो आप भी काम, ओनरशिप होती है, ओनरशिप के बाद एक नशा आती है, और जब नशा चढ़ती है, आती है, तो आदमी सब बातों को भूल जाता है। तो मैं इसमें से गया हूँ, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि काम जरूर करो, काम का आनंद करो, लो, जो करना है वो करो, पर ये 2 बातों के तरफ ध्यान देकर करो। दैट इज़ टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंडिविजुअल लाइफ। ये बात मैं अक्सर बताते रहता हूँ। I also noticed when we were giving the awards, आपने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डॉक्टर्स के साथ लिया था. You were talking to all the doctors, the health care. Now next question is रामायण या महाभारत, इन दोनों में से which book do you prefer? देखो, हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत, ये संस्कृति, इतिहास और विरासत हमको हमारे पुराने इतिहास से मिली हुई है। और रामायण और महाभारत, ये जो प्रतिबिंब है, ये सामाजिक व्यवस्था में जो गलत बातें थी उसके परिणाम क्या हुए और अच्छे नीति से कैसे चलना चाहिए, इसके आधार पर दोनों का आदर्श लेकर हम हमारी व्यवस्था में चलते हैं। हम प्रभु रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब आदर्श राजा, और महात्मा गांधी जी ने रामराज्य का वर्णन, ये एक प्रकार से रामराज्य यानी आदर्श राज्य ऐसा किया है। तो इसलिए रामायण हमारे लिए बहुत अच्छा, उतना ही महाभारत है। महाभारत में राजनीति है, कूटनीति है, यानी भगवत गीता के रूप में जो संदेश मिला हुआ है, वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही है, वो आज भी हमारी सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय व्यवस्था को अगर हमको आदर्श करना है, तो जो जीवन मूल्य महाभारत और रामायण में विशेष रूप से है, उसका अनुकरण करके हम क्वालिटेटिव रिफॉर्म सोसाइटी में और देश में ला सकते हैं। ये दोनों के प्रति भी मेरे मन में आदर भी है, सद्भाव भी है और प्रेरणा भी है। मोहन भागवत जी का भी विजयदशमी का जो भाषण था, उसके मीडिया में तो बहुत वेरियस थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड। आपको उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है उस मैसेज से? पूरा भाषण ही इम्पोर्टेंट था। हमारे देश के भविष्य के बारे में हमने किन किन बातों के तरफ ध्यान रखना चाहिए, और हमारा देश विश्वगुरु बनते समय हमारे बीच में हम किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करना चाहते हैं, किस प्रकार की आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, इसका बहुत सुंदर विवेचन और दिशा दर्शन उसमें था। एक तरह से जैसे ऑल द हिंदूज शुड बी यूनाइटेड, दूसरी तरफ से कास्ट सेंसस की भी बात करते हैं। कास्ट सेंसस इज ऑल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिंग डिवाइड्स, ये कास्ट की पॉलिटिक्स ना करके। देखो, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, पर मैं एक बात आपको कहूँगा कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से उसका जो व्यक्ति होता है, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से नहीं, उसके कार्यों से और गुणों से बड़ा होता है। आप जब हार्ट का ऑपरेशन करते तो ये नहीं पूछते कौन सी जात का है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ अच्छा फूड है, तब नहीं देखते कौन बनाने वाला है, तब जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं पूछते। और इसलिए हमारे समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए। और मैं भी लोकसभा का सदस्य हूँ, मैंने अपने चुनाव में कहा कि मैं जाति पाति की बात नहीं करूँगा, और मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा, जिसको वोट देना वो दे, नहीं देना मत दे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा परिवार है, सब लोग मेरे परिवार है, मैं सबका हूँ। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर छुआछूत, अस्पृश्यता टोटली नष्ट करके और सोशल इकोनॉमिक इक्वेलिटी को प्रस्तावित करते हुए हमारे भारतीय समाज को हम विश्वगुरु बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो दोष है, इसको दूर करना चाहिए। दुर्भाग्य से पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है कि बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो देयर इज अ कंपटीशन दैट एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड।
कोई फॉरवर्ड कहता ही नहीं है। तो दैट इज नॉट द गुड सिचुएशन। और पॉलिटिकली वोट बैंक के राजनीति में सच बोलने की बात करते हैं तो नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो सच्चाई है उसके आधार पर भविष्य की राजनीति और दिशा इस देश को देनी पड़ेगी। उसकी कीमत अगर चुकानी है तो चुकानी पड़ेगी। थैंक यू गडकरी जी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आपका क्या मैसेज है दिवाली के ऊपर, कीपिंग दिवाली इन माइंड? डू यू हैव अ मैसेज स्पेशली फॉर आवर women, because women viewers, today's festival is also to celebrate the power of women. देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने नारी शक्ति में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया, ऐसे सभी अच्छे महिलाओं की आपने उनका सत्कार किया। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि स्त्री पुरुष समानता, इक्वेलिटी, और इसलिए आज आपने मिलिट्री में से भी हमारी बहनें थी, फिल्म में भी थी, अलग अलग फील्ड में महिला आ रही है, साइंटिस्ट बन रही, इसरो में हमारी साइंटिस्ट महिला है। तो अब वो जमाना गुजर गया, अब महिलाएं सब क्षेत्र में आ रही है और प्रगति और विकास में उनका कंट्रीब्यूशन है। प्रोफेशनल कॉलेज में मेरिट लिस्ट बनती है तो आजकल महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। इसका मतलब उनमें क्षमता है, काबिलियत है, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। और हमने किसी भी स्थिति में महिलाओं को सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हमने उनको बराबरी का मौका देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और निश्चित रूप से उनमें ये टैलेंट है, हुनर है कि वो अच्छा काम कर सकती है और वक्त आया तो पुरुषों से भी अच्छा काम कर सकती है। ये उन्होंने सिद्ध किया है। और इसलिए सोशल इक्वलिटी और समानता इस समाज की आदर्श बात है। उसमें आपने महिलाओं का यथोचित गौरव किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू नितिन गडकरी जी, और हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दैट यू केम एंड यू हेल्प्ड अस फेलिसिटेट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम। थैंक यू जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.